Hello everyone, this side Ashish. Welcome to the part 4 of ongoing training series over ESG and BRSR framework with respect to UN SDG goals. In the part 3, we discuss some goals and the targets under the fifth goal of UN SDG, and we relate it with the ESG framework and the BRSR reporting framework and the principles. My slide will be visible to you. And in the previous part, we covered the leadership framework with respect to women's, and I'm continuing from the next target under the goal fifth. So the heading is same as we discussed in the last part: UNSDG goals, ESG, and BRSR, and the goal 5: achieve gender equality and empower all women and girls. In this, the pillars involved of the ESG is governance and the social, and BRSR principles are I related here is 1, 3, 4, and 5. So next we discuss the next goal 5 targets and indicators with respect to targets. तो जो नेक्स्ट अपना टारगेट है गोल 5 का वो है इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। तो यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, एम्पावरमेंट की बात हो रही है। उससे रिलेट करके ही जो भी टारगेट्स हैं हमें देखने हैं यूएनएसडीजी के। तो जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट है वो हमें इंश्योर करना है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, उसके लिए हमें एक यूनिवर्सल फॉर्म में एक्सेस प्रोवाइड करना है सारी ही वुमेन को, गर्ल्स को, जिससे कि ये राइट्स जो है वो इंश्योर हो सके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की। इसके अंदर इंडिकेटर जो है, पहला है उसमें प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एज्ड 15 to 19। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितने वुमेन्स को जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की राइट्स हैं वो हमने प्रोवाइड की, जो उनका नॉलेज था उसके रिस्पेक्ट में, अवेयरनेस थी, वो हमने प्रोवाइड की, जिससे उनकी जो हेल्थ राइट्स हैं उसमें हमें इन्हेंसमेंट देखने को मिला। और जो रिप्रोडक्टिव चीज़ें हमें सुधारनी है, सेक्सुअल चीज़ें जो सुधारनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें देखने को मिला। तो ये हमें प्रोपोर्शन है जो ईयर वाइज हमें इम्प्रूव करना है इस यूनिवर्सल एक्सेस को 15 से 49 ईयर्स तक की वुमेन्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर। सेकंड जो बात आती है इंडिकेटर में वो है नंबर ऑफ कंट्रीज with laws and regulations that guarantee full and equal access। इसके रिस्पेक्ट में ये बेसिकली कंट्री का डिक्लेरेशन है, लॉ है, रेगुलेशंस हैं, जो एक वुमेन के, गर्ल के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गवर्न करता है और उनको इंश्योर करता है उनके उस पर्टिकुलर नॉलेज अवेयरनेस को लेके और ह्यूमन राइट्स को लेके उनकी जो राइट्स हैं उसके लिए। तो ये दो बेसिकली इंडिकेटर्स हैं, एक प्रोपोर्शन में है जो मैंने आपको समझाया, सेकंड है नंबर ऑफ कंट्रीज की यहाँ पे बात है, कितनी कंट्रीज के अंदर ये पर्टिकुलर लॉ है हेल्थ राइट्स के लेके वुमेन के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली दो इंडिकेटर हैं। तो ये भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी के सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ के लिए वर्क कर सकते हैं, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कशॉप पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह से इन चीज़ों में हम इन्हेंसमेंट लेके आ सकते हैं एज अ कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक BRSR की रिपोर्टिंग हो जाएगी ESG पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है टारगेट के में,
गोल 5 के अंदर वो है अंडरटेक रिफॉर्म्स टू गिव वुमेन राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज वेल एज एक्सेस टू ओनरशिप। तो यहाँ पे वुमेन राइट्स को इकोनॉमिक रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो रिफॉर्म की बात हो रही है। तो जो बेसिकली पेरेंटल ओनरशिप होती है लैंड को लेके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके, एसेट को लेके, उनके रिस्पेक्ट में इस चीज़ को देखना है कि उसमें हमने किस तरह से सुधार किया है और उनको अ, इस चीज़ में इक्वल राइट दिए हैं जो ओनरशिप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जो इंडिकेटर हैं वो है प्रोपोर्शन की बात है। प्रोपोर्शन जो है उसमें एग्रीकल्चर ओनरशिप के रिस्पेक्ट में हमें देखना है एग्रीकल्चर ओनरशिप ईयर बाय ईयर कैसे इंक्रीज की है। एक वुमेन के एग्रीकल्चर जो एसेट थे उसके रिस्पेक्ट में उसकी ओनरशिप किस तरह से ग्रो की है। सेकंड है लीगल फ्रेमवर्क। कंट्री की बात है कि किस तरह से एक लीगल वे में, लॉ के फॉर्म में, रेगुलेशन के फॉर्म में जो ये ओनरशिप है इकोनॉमिक रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में वो हमने इस्टेब्लिश की है एक कंट्री के अंदर। तो दिक्कत यहाँ पे ये होती है जैसे हम अभी पिछले गोल्स में बात हमने की थी लिटरेसी के लिए, न्यूमरेसी के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। अगर लॉ हमारी कंट्री के अंदर है जैसे कि, तो लिटरेसी जहाँ पे कम है उन महिलाओं को हम अवेयर कर सकते हैं इस लॉ के रिस्पेक्ट में, जिससे कि वो क्लेम कर सके इस ओनरशिप के रिस्पेक्ट में और एज अ कंट्री हम बेटर रिप्रेजेंट कर पाएँ इस पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में गोल 5 के। तो इस तरह से ये एज अ सोशल अकाउंटेबिलिटी हम देख सकते हैं जब हम टारगेट करते हैं गोल 5 को एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो है टारगेट गोल 5 के अंदर, उसके अंदर बात होती है एनहेंस द यूज ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। तो हमने प्रीवियस जो टारगेट्स थे उसको मैं डिस्कस किया था। जो टेक्नोलॉजी है हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात की थी टेक्नोलॉजी की, और जो भी जैसे स्मार्टफोन का यूज़ है, पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ है, एटीएम का यूज़ है, बैंकिंग एप्लीकेशंस का यूज़ है। ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके रिस्पेक्ट में जो वुमेन है, गर्ल्स हैं, उनको इनेबल करना है और इन्हांस करना है उनकी नॉलेज को, उनकी कॉम्पिटेंस को, उनकी अवेयरनेस को। तो ये पर्टिकुलर जो गोल है का टारगेट है ये हमें बताता है। इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो है प्रोपोर्शन ऑफ मोबाइल ओनर्स बाय सेक्स। तो ये एक सिंगल इंडिकेटर है इस पर्टिकुलर टारगेट के अंदर गोल 5 के। जो हमारा ईयरली जो इंक्रीमेंट है कितना हुआ है मोबाइल ओनर्स के रिस्पेक्ट में, और हमें ये 22 सेक्स वो मेल है फीमेल है उसके रिस्पेक्ट में हमें ऐसा रिकॉर्ड एज अ एविडेंस जनरेट करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ में भी हम हेल्प कर सकते हैं अवेयरनेस और ट्रेनिंग के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कैंपेनिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में एज अ कंपनी। नेक्स्ट जो बात आती है टारगेट में गोल 5 के, वो है अडॉप्ट एंड स्ट्रेंथन साउंड पॉलिसीज एंड enforceable legislation for the promotion of gender equality। तो यहाँ पे बेसिकली पॉलिसीज की बात है, enforceable legislation की बात है, जो जेंडर इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में है उसे हमें अडॉप्ट करना है एज अ कंट्री और स्ट्रेंथन करना है जिससे कि चीज़ें हो सकें। तो यहाँ पे हमने सुना होगा स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन सुना है कंट्री लेवल पे, वो इसी का पार्ट है। और इसमें और हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं चीज़ों को जिससे कि जो एडॉप्शन है सोसाइटी का जेंडर इक्वालिटी को लेके वो हो सके बेटर तरीके से
और उसको अधिक से अधिक मजबूत किया जा सके जेंडर इक्वलिटी को लेके। तो वो दोनों चीज़ें, लेजिस्लेशन तो हमारा इक्वल राइट्स देता ही है। इसके साथ ही जो मैंने बात करी प्रीवियस टारगेट के रिस्पेक्ट में जो हमने डिस्कस की थी, में हमने लिटरेसी न्यूमरेसी की बात की थी, उसके रिस्पेक्ट में इसको ले सकते हैं इस पर्टिकुलर टारगेट को गोल 5 के, और इसमें हम फर्दर एडॉप्शन और स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की और इन्फोर्सेबल लेजिस्लेशंस हैं उनको, और जो अवेयरनेस है, नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, उसको इन्हेंस कर सकते हैं। जो हमारे हमारे मतलब कैपेसिटी में हो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैपेबिलिटी में हो, जिस भी थ्रू हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, तो उनके थ्रू चीज को हमें अडॉप्ट और स्ट्रेंथन करने में हेल्प करनी है। तो ये हमारा आर का एक फ्रेमवर्क हो सकता है। रिपोर्टिंग के थ्रू हम इसको एज एविडेंस फॉर्म जस्टिफाई कर सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, और ईएसजी के एस्पेक्ट में हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो बात है इसमें इंडिकेटर की है इस पर्टिकुलर टारगेट के अंदर, तो उसके अंदर है प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ कंट्री के रिस्पेक्ट में है कि एज अ कंपनी आप जान सकते हो, बेटर हो सकती है जब आप एज अ देखते हो कंट्रीब्यूटर एज अ कंपनी इंडिया की ग्रोथ के लिए, तो कंपेयर करते हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने आप को, अपनी कंट्री को। तो इस पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में आपकी कंट्री किस स्टेज पे है इस पर्टिकुलर चीज को लेके, और उसमें आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो, उस चीज को बेटर कर सकते हो, वो आप एज ऑब्जेक्टिव ईएसजी के या आरएसआर के आपको करना चाहिए। आप इसमें इस पर्टिकुलर टारगेट को गोल 5 के यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा 5th गोल खत्म हो गया है, अब हम गोल 6 पे आ गए हैं। ऊपर की जो हेडिंग है वो सेम है, यूएनएसडीजी गोल्स वर्सेस ईएसजी वर्सेस डीआरएसआर। गोल 6 जो है यूएनएसडीजी का, वो है इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ फॉर ऑल। तो ये बेसिकली वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है ये गोल। उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो उसका बेस्ट यूज है, बेस्ट फॉर्म है। अगर हम वाटर की बात करें कि तो वो ड्रिंकेबल होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो अवेलेबल है। या फिर हम अपने जो डोमेस्टिक यूज में लाते हैं उसके लिए वो उपयुक्त हो, उसके लिए वो सही फॉर्म में हो, तब हम उसको बोलेंगे अवेलेबल। उस चीज़ को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं। साथ ही साथ सेकंड जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात है। वाटर वाटर और सैनिटेशन के रिस्पेक्ट में वाटर का जो एक जो मैनेजमेंट हो, यूज हो, वाटर से रिलेटेड रिसोर्सेज का, वो सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। मीन्स जितना ज़रूरत है उतना हमें यूज़ करना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी हमें मेंटेन करनी चाहिए। साथ ही साथ रिसाइकलिंग और रीयूज पे भी हमें फोकस करना है इस गोल के अंदर, और इसके साथ ही सैनिटेशन को भी देखना है। सैनिटेशन हमारी जो होनी चाहिए, जो सैनिटेशन का है, प्रिवेंट डिजीज, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज सिस्टम, पर्सनल हाइजीन, क्लीन वाटर एक्सेस, ये सारी चीज़ें हमारी सैनिटेशन में आती हैं। उसके रिस्पेक्ट में हमें सैनिटेशन को अवेलेबल बनाना है, साथ ही साथ सस्टेनेबल बनाना है, जिससे कि तरह की भी हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकें, वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकें, सीवेज सिस्टम हमारा ठीक होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, और क्लीन वाटर एक्सेस भी हमें इंश्योर करना है। तो ये हमारा 6th गोल है। इसके अंदर जो मैंने पिलर्स लिए हैं ईएसजी के, वो हैं गवर्नेंस, सोशल और इन्वायरमेंट। और जो बीआरएसआर के प्रिंसिपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे रिलेट किया है, वो 1 2 3 4 5 6 6 9 में से 6 यहाँ पे मैंने रिलेट किए हैं इस पर्टिकुलर गोल के अंदर।
और इसके साथ ही अब हम टारगेट्स और इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे गोल 6 के अंदर। तो कंटिन्यूएशन आप मेंटेन करिएगा जो ट्रेनिंग सीरीज का है, सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4, तब जाके आपको सही चीज़ें जो नॉलेज है वो बिल्ड होगी। और गोल्स के टारगेट्स को एक दूसरे से आप रिलेट करते हुए फर्दर जो ESG की रिपोर्टिंग है, उसमें जो एनहेंसमेंट है एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के रिस्पेक्ट में ERSR की रिपोर्टिंग है, वो आप बेटर कर पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे, एविडेंस बिल्ड कर पाओगे और सही तरीके से चीज़ों को आप वहाँ पे कंफर्म कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गोल 6 का जो पहला टारगेट है उसमें बात होती है अचीव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। तो यहाँ पे यूनिवर्सल की बात कहता है टारगेट, और इक्विटेबल एक्सेस की बात करता है सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान देना है, पहले तो हमें सेफ होना चाहिए वाटर। वाटर जैसे मैंने सारे बताए आपको, जहाँ पे भी जिस तरह का ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है एज अ कंट्री के रिस्पेक्ट में, चाहे वो आप रिवर का वाटर हो आपका, या फिर किसी पॉन्ड का वाटर हो, जहाँ से भी ड्रिंकिंग हो रही है, चाहे वो बोरवेल का वाटर हो, तो जहाँ से भी ड्रिंकिंग का कंजप्शन है वाटर का पॉपुलेशन के अंदर, उसे हमें सेफ बनाना है और साथ ही साथ अफोर्डेबल बनाना है, इस चीज़ को इंश्योर करना है। और यूनिवर्सल और इक्विटेबल, इक्विटेबल का मीनिंग मैंने समझाया था। इसी तरह की इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए उसका एक्सेस सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर के रिस्पेक्ट में सभी के लिए। तो सभी के लिए मतलब सारी एज ग्रुप, सारे लेवल सोसाइटी के, सारे जेंडर, उनकी सभी की बात हो रही है। तो ये हमारा गोल 6 का पहला टारगेट है। तो इसको हम किस तरह से एज ए कंपनी बेटर बना सकते हैं, हम कोई ड्रिंकिंग वाटर की बेसिकली रिसोर्स है, तो उसको हम किस तरह से क्लीन बना सकते हैं अगर वहाँ पे कंजप्शन है एज अ ड्रिंकिंग वाटर डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो वहाँ पे हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं लोगों को, किस तरह से जो सैनिटेशन है वाटर के रिस्पेक्ट में उसको इम्प्रूव करने के लिए अवेयर कर सकते हैं, नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट फैसिलिटी वहाँ डेवलप कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, या फिर इसी तरह की रिसाइकलिंग है तो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको फंड कर सकते हैं, उसके लिए जो कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है वो दे सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने जल ही जीवन है सुना है, एक बहुत पुराना हमारे यहाँ स्लोगन है इंडिया में। उसके रिस्पेक्ट में जब इस चीज़ को देखते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ERSR के पॉइंट ऑफ व्यू से, ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जब आप इस चीज़ के लिए सोशल अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों के लिए एज अ ऑब्जेक्टिव सोचते हो, जाते हो। इसके अंदर जो इंडिकेटर की बात है वो है प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अ, क्या सुधार हुआ जो प्रीवियस कंडीशंस थी ड्रिंकिंग वाटर के रिस्पेक्ट में वो, और किस तरह से हमने सेफ और अफोर्डेबल बनाया ड्रिंकिंग वाटर को, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल और इक्विटेबल एक्सेस है वो हमने इंश्योर किया इस चीज़ के लिए। ये प्रोपोजन है जो एनुअल बेसिस में ऑनगोइंग मैनर में जो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास प्रोपोर्शन की डाटा हैं, वो एज अ कंट्री और एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम ले सकते हैं अपने BRSR के फ्रेमवर्क के अंदर और जस्टिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट जो पॉइंट है 6 गोल के अंदर टारगेट में वो है अचीव एक्सेस टू एडिक्वेट एंड इक्विटेबल सैनिटेशन एंड हाइजीन फॉर ऑल एंड ओपन डिफेक्शन। तो इसके अंदर जो पहली बात है वो हम समझ लेते हैं एंड ओपन डिफेक्शन को। जो सॉलिड वेस्ट है उसके रिस्पेक्ट में है, जो हम ह्यूमन बॉडी से सॉलिड वेस्ट हमारा होता है
उसको हमें पहला यहाँ पे इस टारगेट के अंदर बात है कि उसको एंड करना है ओपन में, इसी तरह के सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के रिस्पेक्ट में एज अ कंट्री। तो हमारी कुछ कंट्री के अंदर इसके लिए प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। सेकंड जो बात है उसमें बात होती है अचीव एक्सेस टू एडिक्वेट एंड इक्विटेबल सैनिटेशन एंड हाइजीन है और ऑल के रिस्पेक्ट में। तो सैनिटेशन जैसे मैंने बात की बहुत ज़रूरी है डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, सीवेज सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, क्लीन वाटर कैसे हमें यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, उसके रिस्पेक्ट में हम जो एक्सेस है वो एडिक्वेट हो, इक्विटेबल हो, इस चीज़ को अचीव करना है एज अ कंट्री। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जो हमारी सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, वो लिटरेसी से भी चीज़ें होती हैं और उसमें जो बात होती है हमने प्रीवियस टारगेट्स में बात की थी, जो इम्प्रूवमेंट था सोशल राइट्स थे उनके रिस्पेक्ट में हमने इसको समझा था, उससे भी ये जो टारगेट है रिलेट करता है। इसके साथ ही साथ एक और हमने टारगेट डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी जो सेल्फ बिलीव था, सेल्फ डेकोरम था, उसके रिस्पेक्ट में जो हमें इम्प्रूव करना था प्रीवियस टारगेट में उसके रिस्पेक्ट में भी है। तो ये एक कंबाइंड फॉर्म है इस टारगेट को रीच करने के लिए। जब हम कुछ प्रीवियस टारगेट्स जो सोशल अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट्स में, तो उनको लेके जब हम यहाँ पहुँचते हैं तभी हम ये जो एक्सेस है उसको एडिक्वेट बना सकते हैं, इक्विटेबल बना सकते हैं सैनिटेशन के रिस्पेक्ट में और हाइजीन के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ जो एंड ओपन डिफेक्शन है उसको रीच कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस आपको मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग के वो हमारा चल रहा है, क्योंकि टारगेट्स है वो एज अ सिंगल आप नहीं अचीव कर सकते हो या टारगेट कर सकते सिंगल आप नहीं टारगेट कर सकते हो। आपको कंबाइंड वे में डिफरेंट गोल्स के टारगेट्स को कंबाइन करना पड़ेगा एज अ फ्रेमवर्क, और उससे हमारा जो रिजल्ट्स हैं तभी निकल के आएंगे और जो एविडेंस है वो हमारे डेवलप हो पाएंगे और हम कोई किसी गोल पे तभी पहुंच पाएंगे। इसलिए जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ सीक्वेंस मेंटेन करने का और टारगेट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके देखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो नीड है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीआरएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेटिस्फैक्ट्री और एज अ कंफर्मिटी, एज अ कंप्लायंस, एज अ वैल्यू एडिशन निकल के तभी आ पाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो इंडिकेटर है उसमें प्रोपोर्शन की बात है इस पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में। तो प्रोपोर्शन है सैनिटेशन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। सैनिटेशन सर्विसेज जो हमने सैनिटेशन डिस्कस किया उसके रिस्पेक्ट में जो सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एडिक्वेट बनाने के लिए, इक्विटेबल बनाने के लिए जो सैनिटेशन सर्विसेज हैं एज ए कंट्री कितनी इम्प्रूव हुई। ठीक है, ईयर्स के जो हमारे ऑनगोइंग ईयर्स हैं एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेटा को मेंटेन करना है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, कितना हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ वो हमारा एक प्रोपोर्शन एज ए इंडिकेटर वर्क करता है इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए। और सेकंड जो है हैंड वॉशिंग फैसिलिटी कितनी इम्प्रूव की, जो मैंने हाइजीन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टारगेट में, उसके रिस्पेक्ट में जो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है उसका प्रोपोर्शन ईयरली मैनर में कितना एनहेंस हुआ, इंक्रीज हुआ। हैंड वॉशिंग का मतलब है सोप अवेलेबल हो और क्लीन वाटर अवेलेबल हो, से हैंड वॉशिंग फैसिलिटी एडिक्वेट हो, और के साथ ही उसे हमें इक्विटेबल बनाना है। तो ये प्रोपोर्शन जो इसके हैं वो एज इंडिकेटर इस पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में इसमें हमें रिकॉर्ड एज अ एविडेंस हम बना सकते हैं, में हम चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ सोशल अकाउंटेबिलिटी, एज अ ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। तो इस चीज़ के लिए जो मैंने बताया, जब कंबाइंड मैनर में आप एज ए कंपनी सोचोगे, एज ए कंट्री सोचते हैं हम,
तभी जाके ये चीज़ें निकल के आती हैं। और जो अचीव करने की बात है, एक्सेस करने की बात है, एडिक्वेट करने की बात है, इक्विटेबल की बात है, सैनिटेशन और हाइजीन के रिस्पेक्ट में एंड ओपन डिफेक्शन के रिस्पेक्ट में, वो अचीव हो पाती है। नेक्स्ट जो टारगेट है गोल 6 का, वो है इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, halving the proportion of untreated wastewater, substantially increasing recycling and safe reuse globally. तो ये बेसिकली वाटर के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली है कि कैसे वाटर क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हाफिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर जो है उसको ट्रीट करके ही उसे हमें डिस्पोज करना है या फिर डिस्चार्ज करना है कहीं नेचुरल स्ट्रीम्स में, या फिर हम उसको फर्दर यूज़ कर रहे हैं और इसको पर्टिकुलरली इस टारगेट के अंदर हाफ करने की बात है। और इसके साथ ही इम्प्रूव वाटर क्वालिटी का मीन्स है कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, उसे हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें सैनिटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हमें मिल सके। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर का मैंने समझाया कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, डोमेस्टिक डिस्चार्ज है, वेस्ट वाटर का कंजप्शन के थ्रू हमें निकल के आ रहा है, उसको हमें ट्रीट करना है और अनट्रीटेड वाटर को हाफ करना है, उसके प्रोपोर्शन को समय के साथ। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है इस टारगेट के अंदर वो है सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग रिसाइकलिंग एंड सेफ रीयूज ग्लोबली। तो रिसाइकलिंग हम जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमें रिसाइकलिंग को देखना है और फर्दर जब रिसाइकिल हो जाए तो वो सेफ हो, जो कि हमें टेस्टिंग के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो रीयूज किया जा सकता है, जो उसका सेफ यूज है वाटर का वो किया जा सकता है। और इसको पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने बात की थी वसुधैव कुटुंबकम की, ग्लोबल सिटीजनशिप की, उसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है और इसको इंश्योर करना है। ठीक है। इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो है, वो पर्सन की बात है, वो है डोमेस्टिक वर्सेस इंडस्ट्रियल। तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों अलग अलग जो वाटर क्वालिटी थी उसको हमने किस तरह से इम्प्रूव किया, उसको हमने कैसे ट्रीट किया, उसको कैसे हमने रिसाइकलिंग किया, उसको किस तरह से सेफ बनाया डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के अलग अलग, उसके प्रोपोर्शन को हमें एज ए इंडिकेटर यूज करना है। नेक्स्ट इसके साथ ही नेक्स्ट इंडिकेटर है जो प्रोपोर्शन में ही है, वो है वाटर बॉडी एम्बियंट क्वालिटी। तो वाटर बॉडी की एम्बियंट क्वालिटी की बात है, तो वाटर बॉडी जो रिवर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में देखना है, जो नेचुरल हमारे नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, झील है, तालाब हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी जो एम्बियंट कंडीशन है, जो नेचुरल उसकी क्वालिटी को कैसे हमने मेंटेन किया है, उसे एज अ प्रोपोर्शन हमें इंडिकेटर में यूज़ करना है। इसके लिए भी कई सारी चीज़ें हैं जो एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो। वो ट्रीटमेंट को लेके हो सकती है, टेस्टिंग को लेके हो सकती है, अवेयरनेस को लेके हो सकती है, कम्युनिकेशन को लेके हो सकती है, कैंपेनिंग के थ्रू हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, जिससे ये पर्टिकुलर टारगेट में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो गोल 6 के। और फर्दर अपने BSR में ESG के जो ऑब्जेक्टिव हैं आप जो सेट करोगे में आप एक गोल अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट पे बात करते हैं गोल 6 में, वो है सब्सटेंशियली इंक्रीज वाटर यूज इफिशिएंसी। तो यहाँ पे सब्सटेंशियली इंक्रीज करने की बात है, जो भी वाटर यूज है वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, इफिशिएंट तरीके से हो, जितना जरूरत है वाटर का किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए, उसकी एक बेसिकली कैलकुलेशन हो कितना वाटर यूज होना चाहिए, चाहे आप
हैंड वॉशिंग करो, चाहे कुछ यूटेंसिल वॉशिंग करो, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना यूज़ है डिफरेंट प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी वाटर का कंजप्शन होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेटेड होना चाहिए वाटर का डिस्चार्ज, जिससे कि जो इफ़िशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके सब्सटेंशियली, और इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। इस पे आप डिफरेंट जो टेक्निक है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो एज अ कंपनी। आप अपनी कंपनी के अंदर भी, साथ ही साथ किसी एरिया में, किसी शहर में, किसी लोकेलिटी में चीज़ के ऊपर आप इनहेंस कर सकते हो कि आपको हैंड वॉशिंग के लिए क्या फ्लो रेट चाहिए एक टैप से, या फिर यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए क्या फ्लो चाहिए किसी पर्टिकुलर टैप से, या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कितनी वाटर की का यूज़ होना चाहिए, फ्लो रेट होना चाहिए, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जिससे कि जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। इसका एज अ ESG ऑब्जेक्टिव आपको ये ले सकते हो, और जो फर्दर एज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो है चेंज इन वाटर यूज एफिशिएंसी ओवर टाइम। तो इसको जब आप एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर टाइम जो चेंज आपने लाया है इफिशिएंसी के ऊपर, डिफरेंट एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, उसके रिस्पेक्ट में जो डेटा है वहाँ से आप एज अ इंडिकेटर इसको जस्टिफाई कर सकते हो एज अ कंपनी, द कंट्री, इसमें चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो इंडिकेटर है लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस का मीन्स है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कितना अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और कितना आप कंजप्शन कर रहे हो उसके वहाँ से जो ग्राउंड वाटर आप यूटिलाइज कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, जो दोनों का कंपेरिजन को करना है रेशियो को, और जो यूज है डिवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी, वो एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो विथ ओवर टाइम इस चीज का जो रेशियो है वो एज अ इंडिकेटर वर्क करेगा। जब हम रिपोर्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हमने सब्सटेंशियली इंक्रीज किया है वाटर यूज एफिशिएंसी को, इस गोल 6 के अंदर UNSDG के। तो इस चीज के लिए भी मैंने बताया किस तरह से यूज कर सकते हैं आप इसको एज अ BRSR फ्रेमवर्क, एज अ ESG फ्रेमवर्क। आगे चलते हैं उसके टारगेट के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो सेम है, जो डिफरेंट कलर्स में आपको दिख रहे हैं हाईलाइटेड। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड की बात है कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इंटीग्रेटेड का मीन्स है कि उसमें हमें इफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है, रिसाइकलिंग का भी ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखना है, टेस्टिंग का भी ध्यान रखना है, सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जब हम एक साथ इन्वॉल्व करेंगे तो उनको बोलेंगे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का को इम्प्लीमेंट करना। इस चीज़ में हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं एज अ कंपनी नेशनल बिल्डअप के लिए, UNSDG के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। वो हमें हमारा फ्रेमवर्क होगा जो एज ऑब्जेक्टिव हम ESG के या ISR के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं एज अ मिशन। इसके अंदर जो इंटीग्रेशन की बात है, और यहाँ पे इंडिकेटर है वो है डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिग्री की जब बात होती है तो उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि रेंज हमारी क्या बढ़ी, हमारा लेवल कैसे इम्प्रूव हुआ, हमारा जो रीच था वो कैसे इम्प्रूव हुआ। तो डिग्री हमारा एक तरह से प्रोपोर्शन है जो एक पर्टिकुलर वाटर रिसोर्स के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमें हमारा डिग्री कितना इन्हेंस हुआ वाटर मैनेजमेंट इंटीग्रेशन को लेके, रिसोर्स के रिस्पेक्ट में वाटर के। तो ये भी हमें विद टाइम एक कॉन्टिन्यूअल पीरियड में
जो डिग्री में इम्प्रूवमेंट है, जो इंटीग्रेशन हम करना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो एज अ इंडिकेटर हमारा वर्क करेगा। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर कोऑपरेशन। तो वाटर कोऑपरेशन यहाँ पे समझने वाली बात है, डिफरेंट कंट्रीज से होके एक रिवर जाती है, जो बेसिन है रिवर की वो कनेक्ट करती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेजमेंट है वाटर रिसोर्स का, उसके इंटीग्रेशन के जो हमें वर्क करना है उसमें डिफरेंट हम कंट्री के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स की बात होती है, तो उसमें जो कोऑपरेशन होना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम कंट्री के रिस्पेक्ट में देखें, जैसे सतलुज है वो इंडिया से पाकिस्तान चली आती है, गंगा है वो भी बांग्लादेश होके आती है, ब्रह्मपुत्र है वो भी चाइना होके आती है। के साथ ही साथ स्टेट की बात करें तो गंगा यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है। तो ये कोऑपरेशन का जो प्रोपोर्शन है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वो हमें एज अ डेटा जस्टिफाई करना है, एविडेंस प्रोवाइड करने हैं कि हमने जो कोऑपरेशन था उसमें कितना अच्छा किया, क्या इंक्रीमेंट किया प्रीवियस ईयर से, तो वो एज अ प्रोपोर्शन हमारा इंडिकेटर वर्क करता है। तो ये आप समझ गए होंगे इसका कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो एज अ एज अ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को, एज अ environmental point of view, एज अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर्टिकुलर ईएसजी के टारगेट को, एसडीजी के टारगेट को इसके अंदर आप एड्रेस कर सकते हो, इस पे एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं गोल 6 में, वो है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम इंक्लूडिंग माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, रिवर्स, एक्विफायर्स एंड लेक। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने की बात है। जो इकोसिस्टम है उस पे डिपेंड करता है वाटर। जैसे हम समझते हैं पेड़ काटेंगे तो जो वाटर की जो लेवल है, वाटर लेवल है जमीन के अंदर एक्विफायर्स में, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। माउंटेन्स का कैसे असर है हमने देखा है, माउंटेन्स किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं रिवर्स को, फॉरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वेटलैंड कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो बायोडाइवर्सिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जैसे प्लांटेशन की बात होती है, प्लांटेशन के साथ साथ केयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्लांटेशन की बात करते हैं लेकिन केयर भी बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है प्लांटेशन का। तभी जाके जो सस्टेनेबिलिटी है या जो एंड गोल है वो हमारा प्रोटेक्शन का, रिस्टोरेशन का, वो निकल के आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना है। जो ओवरऑल मैट्रिक्स है इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में, वाटर को टारगेट करते हुए माउंटेन, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, रिवर्स, एक्विफायर्स और लेक का से हमें चेक करना है। अगर हम किसी एरिया पे फोकस्ड हैं, किसी लोकेशन पे फोकस्ड हैं तो उसको हम टारगेट लेके कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गोल 6 के टारगेट के अंदर एज अ कंपनी। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर की बात होती है, तो इंडिकेटर जो है चेंज इन द एक्सटेंट की बात है। एक्सटेंट का मतलब समझ लेना है, एक्सटेंट में जो डिग्री है वो भी आता है, स्कोप आता है, रेंज आता है। हमने जो चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें इफेक्ट डालती थी वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम पे, उस पे हमने कहाँ कहाँ जो प्रोटेक्शन था, रिस्टोरेशन था, वो मेंटेन किया है, ठीक है, या फिर चीज़ों में इन्हेंसमेंट किया है, इम्प्रूव किया है चीज़ों को, इससे जो इकोसिस्टम पे इफेक्ट है वो रिड्यूस हुआ है और रिस्टोर की कंडीशन में है। तो ये एक पॉइंट है, ये भी आप टारगेट कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स में, एसजी के फ्रेमवर्क में, प्लांटेशन, मेंटेनेंस उसका, साथ ही साथ अवेयरनेस,
और नॉलेज बिल्डअप, सेमिनार्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हो अपने EISR फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं गोल 6 के, जो है एक्सपेंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए वाटर के मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, सैनिटेशन के रिस्पेक्ट में, उन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को पर्टिकुलरली हमें देखना है कि हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे एक्सपेंड किया, किस तरह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन में इन्हेंसमेंट लेके आए, इंक्रीमेंट लेके आए इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में देखें, या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर टारगेट करना है कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट है इस पर्टिकुलर गोल 6 का, कि जो टारगेट्स थे उसके रिस्पेक्ट में हमने कैसे कैपेसिटी बिल्ड की और सपोर्ट किया एक डेवलपिंग कंट्री को। तो ये टारगेट है, आप समझ गए होंगे। इसे हमें जो गोल 6 के प्रीवियस टारगेट से उनसे रिलेट करके देखना है। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इस टारगेट के अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके रिस्पेक्ट में, जो सपोर्ट है डेवलपिंग कंट्री के लिए, वो हमें समझ में आ गया होगा, मैंने समझाया है। तो ये कंबाइंड मैनर में देखना है। इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ठीक है, तो वो इंडिकेटर हमारा होगा कि ऑफिशियल जो एज ए कंट्री हमें देखना है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को, कितना असिस्टेंस किया, कितना वर्क किया, जिससे कि हमारा जो कॉपरेशन है एज अ कंट्रीज वो उसमें इंक्रीमेंट इन्हेंसमेंट देखने को मिली, और हमने फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्ट किया डेवलप कंट्री को। हमारा इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, एज अ कंपनी भी आप इसमें हेल्प कर सकते हो कंट्रीज की, क्योंकि एज अ कंपनी जो इकोनॉमिकल पावर है, जब एक बड़ी कंपनी होते हो तो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं और कैपेबिलिटी होती है इस चीज़ में हेल्प करने के लिए कंट्री को, और आप एक मीडियोकर या फिर चलिए मिडिल मैन की तरह इसमें आप सपोर्ट कर सकते हो इस डिस्कशन को, इस कॉपरेशन को। ठीक है, तो ये भी एक हमारा बेसिकली ESG का फ्रेमवर्क है, PRSR का फ्रेमवर्क है। इसमें कैसे आप इन चीज़ों को बेटर बना सकते हो एक डेवलपिंग कंट्री के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो टारगेट है गोल 6 का वो है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग की, अवेयरनेस की, और सेमिनार्स की, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट की, तो वो लोकल कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी हैं वाटर बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में, वाटर रिसोर्सेज के आसपास उनका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम सैनिटेशन को लेके वर्क करते हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, उस चीज़ के लिए तो उनका जो कॉम्पिटेंस है इस चीज़ को लेके वो अच्छी होनी चाहिए, अवेयरनेस बहुत अच्छा होना चाहिए, और इस चीज़ को वो अच्छे तरीके से जो अपनी डेली लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट करें, इन्वॉल्व करें, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके लिए इस पर्टिकुलर गोल के अंदर, टारगेट के अंदर, गोल 6 के, हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस पर वर्क करना है। तो वो थ्रू अवेयरनेस, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू जस्टिफिकेशन, थ्रू क्लासरूम प्रोग्राम्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू कैंपेनिंग, थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। इस पे एज अ कंपनी आप हेल्प कर सकते हो, एज अ ऑब्जेक्टिव ले सकते हो ESG के फ्रेमवर्क के, और फर्दर आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हो अपने BISR के फ्रेमवर्क में। इसमें जो बात है इंडिकेटर की वो है प्रोपोर्शन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेशनल पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल, एक शहर का, एक जिले का, एक गांव का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुई हैं इस पर्टिकुलर वर्क के रिस्पेक्ट में, जो सपोर्ट स्ट्रेंथन करने का है पार्टिसिपेशन को लेके लोकल कम्युनिटी के,
के लिए वहाँ पे इस तरह की कितनी यूनिट हमने ईयर बाय ईयर कॉन्टिन्यूअल मैनर में इम्प्रूव की हैं, इस्टेब्लिश की हैं, जिनके पास ऑपरेशनल पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन पॉलिसीज़ हैं कि जो यहाँ पे हमारा हम इंश्योर करने की बात कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं हम। उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेशन पॉलिसी हमें होनी चाहिए उन यूनिट्स के पास कि ऑपरेशन में है चीज़ें, प्लानिंग में नहीं है, डिज़ाइनिंग में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पॉलिसीज़ की बात तभी करते हैं जब चीज़ें ग्राउंड पे उतर जाती हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सपोर्ट टू स्ट्रेंथन के, तो इसका प्रोपोर्शन है इस पर्टिकुलर चीज़ का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन पॉलिसीज़ के रिस्पेक्ट में, वो कॉन्टिन्यूअल मैनर में समय क्या है, वो हमारा एक इंडिकेटर होगा पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में गोल 6 के। आगे चलते हैं, गोल 6 हमारा कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, गोल 7 में है हम। तो यहाँ पे भी जो हेडिंग है वो सेम है, जैसे कि आप देख सकते हो, यूएन एसडीजी गोल्स वर्सेस ईएसजी वर्सेस बीआरएसआर। गोल 7 जो है वो है इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो ये पर्टिकुलरली एनर्जी के रिस्पेक्ट में है कि एनर्जी है वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेते हैं। तो वो जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है और इसके साथ ही साथ इस गोल को हम टारगेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके रिस्पेक्ट में, जो हम गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी का यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोटिव के यूज़ के लिए, को भी हम एज अ एनर्जी के फॉर्म में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर गोल 7 में हमें इंश्योर करना है अफोर्डेबल वो हो, साथ ही साथ रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो और मॉडर्न हो इस चीज़ का। तो मॉडर्न में हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी पे हैं, इसमें हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोटिव के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम आज बेसिकली एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल यूज़ करते हैं और डिफरेंट हमारा जो पीएस का ग्रेड है ऑटोमोटिव का वो इम्प्रूव हुआ है। तो ये हमारे मॉडर्न है। साथ ही साथ सस्टेनेबल बनाने की बात होती है, सस्टेनेबल इस तरह से जो ओवरऑल एनर्जी का सिस्टम है तो हम किस तरह से सस्टेनेबल बना सकते हैं, रिलायबल बना सकते हैं और अफोर्डेबल भी बनाना है हमें। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है गोल 7 के अंदर हमारा मैंने जो पिलर्स लिए हैं ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तीनों ही हैं, गवर्नेंस, सोशल एंड एनवायरनमेंट। तो वो अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे टारगेट्स को तो समझेंगे किस तरह से। गवर्नेंस तो देखिए बेसिक है, प्रीवियस भी पार्ट में बताया कि गवर्नेंस के बिना तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। जब आप गवर्नेंस आपका ठीक होना चाहिए तभी जाके आपकी कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है, आपका मिशन जो है एज ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रूटफुल हो सकता है कि जो एंड रिजल्ट्स हैं, एंड गोल है उसके रिस्पेक्ट में आप कन्फर्मिटी शो कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे हम सोशल भी इन्वॉल्व हैं चीज़ें और इन्वायरमेंटल भी इन्वॉल्व हैं, जो अभी हम आगे टारगेट में जब डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। के साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने प्रिंसिपल रिलेट किए हैं BRSR के, वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो अभी हम BRSR के प्रिंसिपल्स को जब हम ये UNSDG के गोल कंप्लीट कर लेंगे तो इन डिटेल हम समझेंगे उस प्रिंसिपल्स को। फर्दर बने रहिए इस ट्रेनिंग के सीरीज में, पार्ट्स में। तो तभी आप जाके अगर ESG के प्रोफेशनल हो, आप किसी भी स्टेज में कंपनी के किसी भी लेवल में
तभी आप एक कह सकते हैं कि आप जेन्युइनली चीज़ों के लिए मतलब आप डिक्लेयर कर सकते हो कि आप जेन्युइन काइंड के कॉम्पिटेंट हो इस वर्क के लिए, कि इसी टारगेट को समझने से हमारा जो वो है निकल के आता है क्लियर वे में, किस तरह से हम ESG को एज अ कंपनी एज अ कंट्री मैनेज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं टारगेट के ऊपर। गोल 7 के अंदर तो पहला जो टारगेट है वो है इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो है प्रोपोर्शन की बात है। अभी हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस की बात की है कि जो भी हम एनर्जी को जब भी अफोर्डेबल बनाएं, रिलायबल बनाएं, मॉडर्न बनाएं और एनर्जी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए वो इंश्योर करना है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, वो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई तरह की फेयरनेस की कमी ना हो, हर तरह से मतलब ये मतलब यूनिफॉर्म मैनर में ही प्रोवाइड की जाए सभी को, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अंदर जो इंडिकेटर है उसकी बात हम करते हैं। इसमें प्रोपोर्शन की बात है। प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में देखना है। पॉपुलेशन हमारा एक कॉन्टिन्यूअल मैनर में ईयर बाय ईयर जो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी था वो कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। और सेकंड जो बात है वो है प्राइमरी रिलायंस ऑन क्लीन फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी। तो क्लीन फ्यूल की मीन्स ये है जैसे CNG की बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, ठीक है, वो एक तरह से क्लीन फ्यूल है। या फिर हम ई व्हीकल की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उसको भी हम क्लीन फ्यूल में काउंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हमारे सोलर एनर्जी बेस्ड एनर्जी है, सोलर पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमारा क्लीन फ्यूल में काउंट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसका जो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हमें देखना है उसका प्रोपोर्शन, हमने क्या इन्हेंसमेंट किया है ईयर बाय ईयर, और उसके रिस्पेक्ट में जो टेक्नोलॉजी थी वो किस तरह से हमने अडॉप्ट की है, यूटिलाइज की है एनर्जी को लाने में, सर्विसेज डेवलप करने के उसके रिस्पेक्ट में, और इसका जो प्रोपोर्शन है वो एज अ इंडिकेटर वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे क्लियर पॉइंट में ये इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर पे चलते हैं। यहाँ पे है increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे पहले यहाँ पे एनर्जी मिक्स को समझ सकते हैं। तो अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन इंजन्स की बात हो रही है ऑटोमोटिव में, यूटिलाइज करने के हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका एडॉप्शन है डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग है। इनका जो डिफरेंट कंट्रीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है को यूटिलाइज करने का, इसको अडॉप्ट करने का। सोलर एनर्जी की बात होती है, उसका भी अडॉप्शन अलग अलग प्रोपोर्शन है अलग अलग कंट्रीज में। इसके साथ ही फोजियल फ्यूल्स का जो यूटिलाइजेशन है जो कि हमारा थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट होती है, उसके लिए भी हमारे अलग अलग डिसीजन मेकिंग है अलग अलग कंट्रीज की। तो ये जो ग्लोबल एनर्जी मिक्स है डिफरेंट एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें से हमें रिन्यूएबल एनर्जी को शॉर्टलिस्ट करना है। और जो शेयर है एनर्जी जनरेशन के रिस्पेक्ट में, एनर्जी कंजप्शन के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर जो वो पर्टिकुलर शेयर पॉपुलेशन वाइज कंजप्शन वाइज हमें सब्सटेंशियली इंक्रीज करना है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, उस तरह से हम इन्हेंसमेंट कर सकते हैं उसके यूटिलाइजेशन पे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में और उसकी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग पे। और इसके अंदर जो इंडिकेटर है उसमें शेयर की बात है कि कितना शेयर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं किसी भी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को
एसेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। पॉइंट के अंदर भी आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो एज ए कंपनी, उसके सर्विस के सिस्टम में कुछ बेटरमेंट कर सकते हो, अवेयरनेस ला सकते हो चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए। मैंने अभी डिस्कस किया रिन्यूएबल के फॉर्म में, और इसके साथ ही साथ जो सर्विसेज हैं, ओवरऑल डिलीवरी है, सप्लाई चेन है, उसमें किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उससे हमारी जो ईएसजी के ऑब्जेक्टिव्स हैं एज ए वो हमें बेटर करने को मिल सकती है, और हमें अच्छा एक बेंचमार्क बीआरएसआर में जो रिपोर्टिंग है उसमें देखने को मिल सकता है इसके थ्रू। जो इंडिकेटर की बात है वो शेयर्स हैं। शेयर हमने समझा था कि हमने जो कन्वेंशनल एनर्जी थी रिस्पेक्ट में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हमने कितना डिफरेंस लाया विद टाइम, कंजप्शन था, यूटिलाइजेशन था एनर्जी का उसके रिस्पेक्ट में, और वो जो शेयर है वो एज ए इंडिकेटर यूज होगा। जब हम बात करेंगे सब्सटेंशियली इंक्रीज करने का रिन्यूएबल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ग्लोबल एनर्जी मिक्स के रिस्पेक्ट में, वो एज अ कंट्री आपकी चीज़ें तो हो रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट फोकस्ड है इस पे, लेकिन एज अ कंपनी आप किस तरह से इस चीज़ों को बेटर बना सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों में हेल्प कर सकते हो कंट्री की, वो आपके लिए एक बेंचमार्क निकल के आता है बीआरएसआर की रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट। यहाँ पे आप इस चीज़ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम टारगेट की बात करते हैं गोल 7 के अंदर, वो है डबल द ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे डबल करने की बात है। कुछ ये ध्यान रखिए कि ये टारगेटेड जो टारगेट्स हैं ग्लोबल 7 के, ये 30 तक हैं कुछ। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि कंट्री के रिस्पेक्ट में है। यूनाइटेड नेशंस के जो इंडिविजुअल्स हैं जो उसके कंट्रीज में हैं उनके रिस्पेक्ट में है। मैं हम पे ईएसजी को समझ रहे हैं, बीआरएसआर को समझ रहे हैं यूएनएसडीजी के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने वो टारगेट डेट्स नहीं ली हैं। ये ऑन गोइंग मैनर में चीज़ें होनी है, इसलिए तो वापस आते हैं। तो यहाँ पे डबल करने की बात है ग्लोबल रेट को, वो भी इम्प्रूवमेंट है एनर्जी इफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में। तो एनर्जी इफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी है, तो एनर्जी इफिशिएंसी के लिए वर्क करता है। डिफरेंट जो एनर्जी का कंजप्शन है तो एफिशिएंट बनाने के लिए फोकस्ड है। डिफरेंट इसके जो रेगुलेशन है, सर्टिफिकेशन है, वो अवेलेबल है आपको जस्टिफाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। और इसमें एज अ कंपनी जब आप बुक करना चाहते हो तो उसमें फिर से इनोवेशन की बात होती है, और साथ ही साथ सप्लाई चेन में किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, और जो ग्लोबल रेट को डबल करने की बात है उसमें आप एक फर्दर इम्प्रूवमेंट और कैपेसिटी ला सकते हो। ये हमारा थर्ड टारगेट है, आप समझ गए होंगे। इसके अंदर इंडिकेटर जो है वो है एनर्जी, वो एनर्जी इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें बात होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। तो ये रेशियो डिफाइन करता है कि बेसिकली एनर्जी इंटेंसिटी क्या है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें एज अ इंडिकेटर एज अ बीआरएसआर में जस्टिफाई करना है इस पर्टिकुलर टारगेट को, तो ये चीज़ें थी हमने यहाँ ग्लोबल 7 तक डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है आप ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू से या एसआर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे साइट पे जा सकते हो और हमसे कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को हमारी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। तो थैंक यू वेरी मच, गुड डे, जय हिंद, बाय।